गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका चैप्टर नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य पढ़ रहे थे। लेक्चर 8 हो चुके थे आपके, उनके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो आपने नोटबुक में कर लिए होंगे। आज लेक्चर नंबर 9 चलेगा। उससे पहले कक्षा मूल्यांकन देते हैं। कक्षा मूल्यांकन आपको 2 मिनट में पूर्ण करना है। क्वेश्चन को देखकर आप स्क्रीन से 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आंसर आपको स्क्रीन पे दोबारा जैसे ही ऑन करोगे दिख जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, कृषि के लिए नदियों का क्या महत्व था। आंसर लिखिए आप इसका। स्टूडेंट्स 2 मिनट पूर्ण हुए आपके। आपका आंसर देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन था कृषि के लिए नदियों का क्या महत्व था। पहले के समय की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की बात हो रही थी। तो आंसर है कृषि में नदियों का महत्व। एक पॉइंट है आपका सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता था नदियों से। सेकंड पॉइंट है नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ काप मिट्टी थी उपजाऊ मानी जाती थी और उपजाऊ होती है, मिट्टी का जमाव भी करवाया जाता था, जिससे खेती या कृषि अत्यधिक मात्रा में अच्छी हो सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने अंक 4 में से डालिए आज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा है या थोड़ा गलत हो रहा है तो आप उसको गोला कर लीजिए और गलती को सुधारने का प्रयत्न कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। चलिए आज लेक्चर नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें अपना टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। तो देखें, प्रशासन किस प्रकार संगठित होता था, किसको इनमें शामिल
किया जाता था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा। साम्राज्य का प्रशासन पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया गया कि जो भी राजा है उसका साम्राज्य, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, प्रशासन किस प्रकार संगठित होता था, उसका गठन किस प्रकार होता था, किन किन लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता था या किसको इनमें शामिल किया गया या जाता था, उनकी योग्यताएं क्या होती थी, इनके विषय में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियां थे या किसान रहते थे, उन जगहों को उर कहा गया है। ठीक है, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को, जो किसानों की बस्तियां थी उर, वहाँ पर सिंचित खेती की जाने लग गई और वो समृद्ध होते गए। इस तरह के गांवों के जो समूह थे, बहुत सारे समूहों को नाडु कहा जाता था। ठीक है, आगे देखें, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर लिख लिया करें। ठीक है, इससे आगे देखते हैं इसी पॉइंट में। बेलाल जाति के धनी किसानों को
केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कुछ धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने साम्राज्य राजाओं के बाद सम्मान करना चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में विभिन्न पद व उपाधियां दिया करते थे। समझें इसको। अभी हमने ऊपर थोड़ा सा पढ़ा और नाडु के विषय में, परिषद के विषय में देख लिया और न्याय व्यवस्था के बारे में भी देख लिया, उनको अधिकार थे। आगे बोला गया है कि बैलाल जाति, एक जाति का नाम बताया गया बैलाल, दक्षिण भारत में उस समय मिलती होगी, यह है प्रेजेंट है तो उसका नाम बताया गया है। तो बैलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार, यानी केंद्रीय जो चोल सरकार थी उस समय की वहाँ पे सरकार की देखरेख में नाडु जो बताया गया, के जो समूह होते थे बड़े समूह, उनको नाडु कहा गया, यानी गाँव को। ठीक है, नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, यानी नाडु के ऊपर नियंत्रण केंद्रीय चोल सरकार का था। ठीक है, इनमें से कुछ धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में विभिन्न पद व उपाधियां दी थी या दिया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान समझो कि नाडु, अभी पिछले थोड़ा सा जो लिखा गया था पिछले पृष्ठ पे आपने देखा था, उसमें लिखा था कि उर बने थे कुछ खेती करने वाले लोग, ऐसे खेती करने वाले लोगों के जो समूह थे बड़े बड़े, उनको नाडु कहा गया। नाडु और ग्राम जो परिषद होती थी वो न्याय संबंधी कार्य किया करती थी। अब ये बोला गया है कि जो नाडु है उसके कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, किसको? चोल सरकार को या केंद्रीय चोल सरकार को, यानी इनके द्वारा कुछ नियुक्त किए जाते थे लोग नाडु से ऊपर, तो उन्हें बोला गया है भूस्वामी या धनी लोग। तो इन लोगों को इस पर अधिकार था एक तरीके से, और इसके कामकाज के विषय में भी जानते थे। अब समझ में आई बात? चोल राजाओं ने तो ऐसे लोगों को, भूस्वामी और धनी लोगों को, जो कि नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे और उनकी जानकारी हासिल थी उनको, और वो कार्य खुद स्वयं भी कर सकते थे, तो ऐसे लोगों को सम्मान भी दिया जाता था, पद भी दिए जाते थे और उपाधियां भी दिया करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग।
अगला टॉपिक है आपका भूमि के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अभी बात कर रहे हैं, अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था जिसमें लिखा था साम्राज्य के प्रशासन के विषय में और नाडू के विषय में। और नाडू बताया गया वो खेती करते हैं, खेती की दृष्टि से वो थोड़े संपन्न हो गए थे और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित किया करते थे। तो अब भूमि की बात ही करते हैं, क्योंकि खेती जो की जाएगी भूमि पे होगी। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में बात कर लेते हैं। भूमि के प्रकार, चौल अभिलेखों, चौल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से फर्स्ट है आपकी बैल या बेलन वगाई। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं क्या थी। गैर ब्राह्मणों या गैर ब्राह्मण किसानों किसान कर लेते हैं, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, दूसरी है आपकी बृहदे, बृहदे। तो ये क्या है, इसके विषय में भी देखें। ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर पे देखिए भूमि का प्रकार, शाला भोग। इसको समझें, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ठीक है, फोर्थ देखिए आपका
देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपकी एक भूमि हो रही है, थोड़ी जगह कम है, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको वो भूमि भी लिखवा दी जाएगी और समझा दी जाएगी। देखिए, भूमि के प्रकार बताए गए। 14 अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियाँ या प्रकारों का उल्लेख मिलता है। पहली है वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, यानी ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे उनको दी गई भूमि है, उन पर खेती किया करते थे। ठीक है। दूसरे बृहदे, यानी ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि जो शासकों के द्वारा वितरित की जाती थी या दी जाती थी। शाला भोग, शाला विद्यालय को कहा जाता है, तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग भूमि कहा गया है। देवदान भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि बताया गया है या कहा गया है। ठीक है। अब 5th नंबर की इसके अंदर आप देखिए, मैं वो आपको समझा देता हूँ और लिखवा भी देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए 5th नंबर की भूमि है आपकी पल्ली चंदम, पल्ली चंदम। अब देखो ये क्या भूमि होती है। जैन संस्थाओं, जैन संस्थाओं संस्थानों कर लो बच्चों, यहाँ पे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, समझ में आ गई पांचों भूमियाँ आपकी। पहली थी वेलन वगाई, बृहदे, शालाभोग, देवदान और पल्ली चंदम भूमि। तो पल्ली चंदम भूमि जो है यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग इसके, ये आपका लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और मैं आपसे प्रति लेक्चर में कहता हूँ, या तो शुरुआत में या मध्य में या लेक्चर के अंतिम समय में, तो आपको बताया जाता है कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, पढ़ाई के प्रति सजग हो जाइए। ठीक है, आज के होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1, और वे नाडु क्या थे? और वे नाडु क्या थे? क्वेश्चन 2, चोलों द्वारा बांटी गई भूमि के 2 प्रकारों को बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।